सो कल हमने रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट स्टडी की हमने, और उसमें हमने देखा किस तरीके से रेंट निकल कर आता है और क्यों रेंट लिया जाता है। और हमने देखा, पहला उन्होंने दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जिसमें पहला है स्कैसिटी ऑफ लैंड और दूसरा है डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और स्कैसिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर जो है, वो हमने देखा कि किस तरीके से जमीन की कमी की वजह से, जमीन की कमी क्या है, कौन की प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में जब चेंज हुआ, तो उसकी वजह से आपको रेंट में आपको इंक्रीज होने देखने को मिला। दूसरा आता है हमारा डिफरेंशियल रेंट। ठीक है, उन्होंने एक और थ्योरी दिया डिफरेंशियल रेंट। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट ऑफ द लैंड अराइजेस बिकॉज द डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रोडक्टिव पावर। ये हमने पहले भी देखा, अभी भी देख रहे हैं कि अलग अलग जमीन के पास अलग अलग पावर है, अलग अलग डिग्री है, उसकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है। ठीक, कुछ जमीन बहुत अच्छी होती है, कुछ जमीन इनफर्टाइल होती है। सम लैंड्स आर मोर फर्टाइल देन अदर्स, सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड। ठीक, तो ये नॉर्मली हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। कुछ इलाके बहुत फर्टाइल होते हैं, कुछ इलाके बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड एंड दैट ऑफ द इंफीरियर लैंड इज रेंट। तो जो भी डिफरेंस आपको निकल कर आएगा, जितना आपने प्रोड्यूस किया सुपीरियर लैंड पे और जितना आपने प्रोड्यूस किया इंफीरियर लैंड पे, जो दोनों का डिफरेंस होगा, वो आपका रेंट निकल कर आएगा। ठीक है, इसी को इन्होंने डिफरेंशियल रेंट कहा। इसको इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं इन डिटेल। तो आप इस तरीके से मान के चलिए कि आपने एक जमीन पे 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, अगले पे आपने, अच्छे वाले पे आपने 150 यूनिट प्रोड्यूस किया। डिफरेंस कितना हुआ? 50 का। तो 50 यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया वहां पे, वो आपका रेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरप्लस है उस लैंड का। तो इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि रिकार्डो ने क्या अज्यूम किया कि अलग अलग जमीनें हैं, अलग अलग क्वालिटी की जमीनें हैं। ठीक है, और उसको कल्टीवेट किया जाता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यूज करते हैं। सबसे पहले किसको इस्तेमाल करते हैं? सबसे अच्छे वाले जमीन को, जो फर्स्ट ग्रेड का है। ठीक, उसके बाद सेकंड ग्रेड को, फिर थर्ड ग्रेड को, एंड सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके से इस ऑर्डर में हम जमीनों को हम यूज करना शुरू करते हैं। जब पॉपुलेशन फिर इंक्रीज होता है वहां पे, तो फिर क्या होगा आपको? प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो इंक्रीज होगी। और क्योंकि हम यहाँ पे कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कॉर्न की डिमांड बढ़ जाएगा यहाँ पे। कॉर्न की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी खेती बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो क्या होगा यहाँ पे कि जब आप कल्टीवेशन शुरू करते जाएंगे, तो पहले सुपीरियर लैंड को इम्प्लॉय करेंगे, फिर नॉर्मल गुड लैंड को इम्प्लॉय करेंगे, फिर इंफीरियर लैंड को भी इम्प्लॉय करेंगे। ठीक, तो जब इस प्रोसेस में आप जाते हैं, तो इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड आर कल्टीवेटेड क्रिएटिंग अ सरप्लस ऑफ रेंज ऑफ द सुपीरियर ग्रेड। तो वहां पे आपका सरप्लस निकल कर आता है, क्योंकि इंफीरियर में आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया और इंफीरियर में आपने कम प्रोड्यूस किया। यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए तीन ग्रेड ऑफ लैंड लिए गए हैं, तीन टाइप की जमीनें यहाँ पे ली गई है, जहाँ पे आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी कह लीजिए। ठीक है, द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द सेम फॉर ईच प्लॉट ऑफ द लैंड। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है। इक्वल लैंड हमने, जमीन में कोई साइज में डिफरेंस नहीं लिया हमने, तो सेम जमीन है। सेम हर खेत को हमने जोता, वहां पे फ्लो किया हमने, फिर उसमें हमने पानी डाला, फर्टाइल डाल जो भी फर्टिलाइजर जो भी प्रोसेस होता है आपको वो किया हमने। ठीक है, बीज डाल दिया हमने। तो हर जमीन पे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। Let us assume that the order of cultivation reaches the third stage when all the three plots of the different grades of land are cultivated and the market prices have come to level 5 per kg of wheat। यहाँ wheat लिया गया है, लेकिन assumption पहले क्या था, कौन सा था? तो इस तरीके से मान के चलिए कि तीनों ग्रेड ऑफ जमीन हमने कल्टीवेट कर दिया है, और वहां पे 5 रुपए केजी वो चीज बिक रही है। अब जब हमने खेती की, जब प्रोडक्शन हुआ, जब वो चीज बड़ी हो गई, काटने का टाइम आया, तो हमें क्या मालूम चला कि जो सबसे अच्छी जमीन थी उस पर 70 केजी हमने प्रोड्यूस किया, जो सेकंड क्वालिटी की जमीन थी उस पर 40 केजी प्रोड्यूस किया, और सबसे कम फर्टाइल जमीन थी उसमें हमने क्या किया, 20 केजी ही प्रोड्यूस किया। द फर्स्ट टू प्लॉट्स आर कॉल्ड द इंट्रा मार्जिनल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड मार्जिनल, जिसके ऊपर कोई रेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल है। ठीक है, वो एक्चुअल है, उसमें कोई रेंट अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई किस पे होगा? सुपीरियर लैंड्स पे होगा। किस तरीके से होगा? जो सेकंड ग्रेड की लैंड थी जिसपे 40 केजी प्रोड्यूस किया था आपने, उस 40 को, जो थर्ड क्वालिटी है, थर्ड ग्रेड ऑफ लैंड, उसपे 20 केजी प्रोड्यूस किया आपने, उसको माइनस कर दीजिए, 20 केजी आपका सरप्लस निकल कर आया, वो 20 केजी आपका जो है रेंट हो गया। तीसरा जो 70 केजी आपने प्रोड्यूस किया, उसको 20 से माइनस कीजिए, 50 केजी निकल कर आया, तो 50 केजी आपका यहाँ पे सरप्लस है, वो रेंट के फॉर्म में होगा। This simply shows how the difference in the fertility of the different plots of the land create for the rent for the superior plots of the land। तो इस तरीके से जो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लैंड है, डिफरेंट फर्टिलिटी है जमीन की, वो रेंट को
क्रिएट करता है, उसकी वजह से रेंट होता, वरना वो रेंट नहीं होता। ठीक, अगर सबकी फर्टिलिटी एक सी होती तो फिर हम रेंट पे नहीं कर रहे होते। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जिसको कहेंगे कॉसी रेंट। अब जब रेंट अगर एक वो निकल कर आया रेंट की जो थ्योरी की रिकार्डो ने दी थी एग्रीकल्चर के प्रति। ठीक है, किस तरीके से एग्रीकल्चर की जमीन जो है जो डिफरेंट क्वालिटी की है, फर्टिलिटी की है, उस पर ये थ्योरी अप्लाई किया था। लेकिन मार्शल ने बाद में, अल्फ्रेड मार्शल ने जो कंसेप्ट दिया कॉसी रेंट, इसको और चीजों पे अप्लाई किया, स्पेशली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, कि हम इस थ्योरी को और भी आगे अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने डिफरेंटली शो किया कि किस तरीके से बाकी चीजों पे भी रेंट क्रिएट हो सकता है। He defined quasi-rent as a surplus earning generated by the factors of production except land. लैंड की थ्योरीज आ गई यहाँ पे हमें। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उस वो भी अगर सरप्लस अर्न कर रही है तो उस पर भी किस तरीके से रेंट जनरेट होगा, वहां यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो क्वासी द अर्निंग फ्रॉम मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज क्वासी रेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे लैंड का तो हो ही गया, लेबर को हम रेज देते हैं, मशीन पे जो है उसमें भी उन्होंने किया कि मशीन इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वहां से हम क्वासी रेंट डिराइव कर सकते हैं। The quasi rate refers to the income produced when the demand for products increases suddenly. ठीक, तो कभी किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़े तो क्वासी रेंट अराइज होता है। इट इज यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड में ये चीज आपको निकल कर आएगा क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट आप ऑन करने लगेंगे सडन राइज इन डिमांड की वजह से। इन इकोनॉमिक रेंज द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स इज फिक्स्ड सच एज लैंड। ठीक है, however in the quasi range the supply of factor is temporary and can be increased or decreased after some time such as machine। तो वहां पे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट लिया गया, लेकिन यहाँ पे हम टेम्पोररी टाइम के लिए हो सकता है ये चीजें ऐसी हो, लेकिन उनको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कुछ दिन के बाद, जिस लॉन्ग टर्म जिसको नॉर्मली हम कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सडन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द हाउसेज बट द सप्लाई ऑफ हाउसेज डू नॉट इंक्रीज विद दैट स्पीड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड बिल्डिंग मटेरियल। तो ये होता भी है, एकदम से अगर कोई शहर अगर डेवलप हो जाए, एकदम से वहाँ पे आपको किसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन नौकरी के अच्छे वो मिल जाए, ऑप्शंस मिल जाए, तो माइग्रेशन की वजह से सडन बूम हो जाता है वहाँ पे। ठीक, या कोई छोटा सा गांव था, शहर था, कस्बा था, इस टाइप के इलाकों में कोई यूनिवर्सिटी खुल जाए या कोई अच्छी चीज खुल जाए, ऑफिस खुल जाए या कोई गवर्नमेंट कुछ भी खुल जाए, तो सडनली लोग वहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्लॉय होते हैं वो घर ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं कि हमें रेंट पे थोड़ा मिल जाता तो मेरा काम मिल जाता। ठीक, तो वहां पे क्या होता है कि अब घर के डिमांड बढ़ गए, घर रातों रात तो बनते नहीं है, महीनों सालों लगते हैं बनने में। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, लोग तेजी से घर बनाना शुरू करते हैं कि भाई डिमांड बढ़ गया है, ये डिमांड को पूर्ति किया जाए। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ तो लिमिटेड होती है, वो भी एकदम से रातों रात नहीं इंक्रीज किया जा सकता है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि सडन इंक्रीज इन द रिटर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ हाउसेज इज टर्म्ड एज क्वासी रेंट। जो सडन इंक्रीज हुआ डिमांड में, उसकी वजह से हो सकता है अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, हाइक हो जाए, तो वहां पे क्वासी रेंट अराइज होंगी। क्वासी रेंट इज रिगार्डेड एज अ सप्लाई दैट इज टेम्पररी इन नेचर। याद रखिएगा, ये टेम्पररी है नेचर में। लॉन्ग टर्म में जब सप्लाई अवेलेबल हो जाएंगी तो सप्लाईज जितनी भी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएंगी, ये गायब हो जाएंगी, ये सप्लाई नहीं मिल जाएंगी आपको। Similarly, same type of supply arises in the case of another good such as ships, machines and automobiles। बाकी चीजों की भी अगर डिमांड बढ़ जाए तो यही वाली चीज आएगी। ठीक, अचानक से फिशिंग सीजन जब आता है तो बोट्स और शिप्स के जो है डिमांड बढ़ जाते हैं। तो अगर वहां पे अगर ये पहले से अगर तैयार ना हो, अगर सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड ना हो, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। फिर वहां पे कॉस्ट रेंट निकल कर आएगा, सरप्लस आपने अर्न किया, एक्स्ट्रा अर्न किया, वो कॉस्ट रेंट कहलाएगा आपका। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है जब बोट्स और शिप्स बनना शुरू हो जाएंगी, मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, ईज हो जाएगा मार्केट में। ईज की वजह से जो है ऑटोमेटिकली आपके जो डिमांड्स होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे, वो डिमांड सप्लाई नॉर्मल होने से डिमांड भी नॉर्मल हो जाएगा और प्राइसेस अपने आप इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा। Similarly, same type of surplus arises in other cases such as ships, machines, and automobiles. Therefore, the total earning generated from the short-run equipment are termed as quasi-rent। और जितना भी अर्न कर रहे हैं, स्पेशली सरप्लस अर्न कर रहे हैं शॉर्ट रन में, उन सबको क्वासी रेंट कहा अल्फ्रेड मार्शल ने। The supply of equipment is fixed in short run and cannot be increased with the increase in demand. However, in long run, the supply of equipment can be increased and that would result in the extinction of the surplus earning। तो शॉर्ट रन में ये चीज पॉसिबल है, इसको वजह से कॉस्ट रेंट अराइज का होता है। मगर लॉन्ग रन में जैसे ही आप सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो जितना भी सरप्लस था वो गायब हो जाएगा और सरप्लस अर्निंग आपका खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कॉस्ट रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू आपने अर्न किया उसमें से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर निकाल दे तो आपका कॉस्ट रेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी है यहाँ पे, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, in the long run all the costs are considered
एज वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है। जाहिर सी बात है, लॉन्ग रन में कोई चीज फिक्स्ड नहीं होती है। ये शॉर्ट रन फिनोमेना है जहाँ पे कुछ चीजें वेरिएबल होती हैं, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, और दोनों की हेल्प से हम प्रोडक्शन के इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सब वेरिएबल होता है, और इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है जब टोटल रेवेन्यू इक्वल हो टोटल कॉस्ट के, क्योंकि वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इन दिस केस देयर इज नो क्वासी रेंज, यहाँ पे कोई क्वासी रेंज नहीं होगा। ग्राफ के हेल्प से आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि जहां सप्लाई इन इलास्टिक है, शॉर्ट रन फिनोमेना है ना, क्वासी रेंज कैलकुलेट करना। शॉर्ट रन में आपको क्वासी रेंज निकल कर आता है, तो वहां पे क्या है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है इमीडिएटली, क्योंकि वो चीजें इमीडिएटली रातों रात प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो सप्लाई आपका बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, देखिए आप, वो आपका सप्लाई हो गया, इन इलास्टिक है, प्राइसेस जितने ही बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ पा रहा है। डिमांड आपका जो है वो आपका फ्लक्चुएटिव है, वो इंक्रीज हो सकता है। वो आपको देखिए पहले डिमांड डीडी कर्व जो है वो आपको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, ठीक है। एट पॉइंट ई प्राइस है पी, ठीक है। और एंड द क्वांटिटी इक्विपमेंट इज ओ एस, ओ एस का आप वो कर रहे हैं आप सप्लाई क्वांटिटी जो है। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज कर जाता है, सप्लाई वहीं का वहीं है। डिमांड पहले डी डी था, अब डी डैश हो गया, जिसकी वजह से अब सब डिमांड बढ़ने की वजह से आपके प्राइसेस इंक्रीज हो गई। प्राइस कहाँ पहुंच गया, ओ पी डैश, जबकि सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है। तो एज द नंबर ऑफ इक्विपमेंट इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, देयरफॉर द ट्रांसफर अर्निंग इज जीरो। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप और चीजों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉय करके उससे कमाना। जैसे आप मान लीजिए कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आपने लेबर लगाया, मशीन लगाए नए, और उससे कमाना शुरू किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया आपने, उसको ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि आप इंक्रीज कर नहीं सकते इनकी वजह से। तो कॉस्ट रेंट इज इक्वल टू द टोटल अर्निंग फ्रॉम द इक्विपमेंट, हाउएवर इन लॉन्ग रन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, सारी चीजें गायब हो जाएंगी, सप्लाई आपका वहां पे कह लीजिए कि इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, उसी के हिसाब से आप वापस उसी प्राइस पे पहुंच जाएंगे विथ न्यू डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। तो आपको लॉन्ग रन में क्या होगा, ई डैश आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और इस पॉइंट पे जब प्राइस अपने आप वापस वहीं आ जाएगा तो क्वासी रेंट ऑटोमेटिकली वहां से गायब हो जाएगा। तो ये था आपको रेंट के बारे में, थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट किसके लिए होता है, लैंड के लिए होता है, ठीक। अभी हमने लैंड को एम्प्लॉय किया प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ पेमेंट हमारा रेंट होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन देता है, इंटरप्रेन्योर को पे करते हैं प्रॉफिट, ठीक। तो इंटरप्रेन्योर जो है आपको रिस्क उठाता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम प्रॉफिट देते हैं। अब सवाल ये है कि हम प्रॉफिट क्यों देते हैं, सिर्फ रिस्क लेने के लिए? हम्म? कोई भी आदमी अगर कोई रिस्क ले तो उसको प्रॉफिट मिलता है। तो एक सवाल का जवाब तो है कि हाँ, रिस्क का रिटर्न भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ और क्या चीजें हैं। तो इसके ऊपर शुपिटर की एक थ्योरी है, शुपिटरियन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कहलाता है ये। तो इन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया है कह लीजिए। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से वाइडर सेंस में देखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। तो सिर्फ रिस्क लेने के लिए नहीं है, इनोवेशंस लाने के लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी, आप मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप कुछ नया लाना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं। तो उस डिफरेंट के लिए जो इनोवेशन आपने किया है उसके लिए आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको प्रॉफिट कहा जा रहा है। He uses the term innovations in a sense of wider sense than that of the main changes mentioned by the Clark. क्लार्क ने भी एक थ्योरी दी है प्रॉफिट के ऊपर, उन्होंने भी इस चीज का इस्तेमाल किया है इनोवेशन, लेकिन उससे भी वाइडर सेंस में इनोवेशन का मीनिंग इस्तेमाल किया जा रहा है शुपिटर की थ्योरी में। Innovation refers to all those changes in the production process with an objective of reducing the cost of the commodity so as to create gap between the existing price of the commodity and its new cost. तो यहाँ पे इनोवेशन को किस तरीके से लिया जा रहा है, आप किसी भी टाइप के चेंजेस लाने की कोशिश करें, वो सारे चेंजेस जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और उसकी वजह से जो अभी जो प्राइस है कॉस्ट का, ठीक है, और जो नया आपका कॉस्ट हो रहा है, दोनों का गैप बढ़ जाए। मान लीजिए कि वो थे, आपने बिजनेस शुरू किया, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस जमाने की, आपने उसको एम्प्लॉय किया, और उसकी वजह से आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसका कॉस्ट हो रहा है 100 रुपीज, आप 100 रुपये प्रोड्यूस करके उसको 120 रुपये में आप बेच देते हैं बड़े आसानी से।
अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको नई चीजें लाना आप ही को जरूरत है, आप ही लाएंगे तभी वो चीजें होंगी, वरना वो चीजें नहीं होंगी। ठीक। क्यों? बाकी तो एम्प्लॉई है, बाकी तो बस ये देखना है कि प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इनोवेशन आपके हाथ में है, क्योंकि बिजनेस को आगे आपको लेके चलना है। तभी कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो विजनरी होते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं वो आगे दूर की सोच के चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अब टाइम आ चुका है टेक्नोलॉजी को चेंज करने का, नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने का। आप उस पर कुछ वर्कआउट करते हैं और कुछ नया निकाल के लाते हैं। आज जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो मालूम चला कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 नहीं 90 रुपीज हो गया। तो आपको चेंज आया ना 10 रुपए का। अब 10 रुपए के चेंज आने की वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। पहले 20 था अब 30 हो गया। तो रिवॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ एंटरप्रेन्योर के लिए वो। Innovations may take any shape like introduction of a new technique or a new plant or a structural internal change or organizational setup of the firm or change in the quality of raw material। ठीक। तो किसी भी तरीके से आप इनोवेशन ला सकते हैं। नया टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। पहले लोग हाथ से करते थे, मशीन आ गया। मशीन भी अब था, पहले मैनुअल था, अब ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक भी आ गया, अब वो एआई जनरेटेड आ रहा है धीरे धीरे। ठीक। तो आप सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हो रही हैं, बस एक आदमी चाहिए प्लग ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ऑन होगा काम शुरू हो गया, ऑफ किया काम बंद हो गया। तो वहां पे आपको बेस्ट वो मिल रहा है। नया प्लांट लगा दीजिए, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाए। इसकी वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए आप। जिस तरीके के मैनेजमेंट है आपको, आप उसको चेंज कर दीजिए, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज ले आइए, हो सकता है बेहतर फायदा हो। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है फॉर्म का वो चेंज हो जाए। ठीक। चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप जो मटेरियल इस्तेमाल करते थे, जैसे मान लीजिए कि खासतौर से बच्चों का जो डायपर वेपर आता है, ठीक है, इसका आप देख लीजिए एग्जाम्पल कि पहले जो क्वालिटी इस्तेमाल किया जाता था महंगा भी पड़ता था और इतने लंबा नहीं चलता था। अब इंप्रूवमेंट है क्वालिटी में। अब वो क्या हो रहा है, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल जा रही है और कम दाम पे मिल रही है आपको। उसी तरीके से बच्चों के खिलौनों को देख लीजिए, बिस्किट्स देख लीजिए, कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए। ठीक। रॉ मटेरियल बेहतर इस्तेमाल करने की वजह से, ये कपड़ों को ले लीजिए आप। पहले कपड़े में रोए आ जाते थे। ठीक है। कॉटन किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है, बहुत आदमी सोच समझ के खरीदता था। अब हर दूसरी कंपनी अच्छी ब्रांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी इनोवेशन है। बिजली का बिल बहुत आता है आपका, आप जब काम करते हैं। अब सोलर पैनल लगा लिया आपने, बिजली का बिल रिड्यूस हो गया। आपने विंड मिल लगा लिया, बिजली का बिल रिड्यूस हो गया। अच्छे मेथड इस्तेमाल किया आपने salesmanship के, जिससे सेल्स बढ़ गई आपकी। तो किसी भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए, उसको इनोवेशन कहेंगे, कुछ वो डिफरेंट होगा और सब लोगों से। The main function of the entrepreneur is to introduce innovation in the economy and profits are the reward for his performing this function। तो कोई भी इंटरप्रीनियर कोई इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके रिवॉर्ड में उसको प्रॉफिट मिलेगा इस परफॉर्मेंस के लिए। Innovations as used by Jupiter has a wide connotation. Any new measure or policy adopted by the entrepreneur to reduce this cost or the production or to increase the demand of his production is known as innovation। या तो उस मेथड से आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लीजिए, या उस मेथड से अपने सेल्स को इंक्रीज कर लीजिए, या डिमांड को इंक्रीज कर लीजिए, वो इनोवेशन है। एक मेथड जैसे कोका कोला ने या किसी कंपनी ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो प्रोबेबली वो जूस की या कॉफी कंपनी थी वो, ऐसे कुछ था, शायद रेड बुल या समथिंग इसी तरीके से कुछ था। उन्होंने बड़ा यूनिक मेथड इस्तेमाल किया। वो क्या करते थे कि दुकानों पे कूड़े कूड़े वूड़े में जितने भी उसके कैनिस्टर्स मिलते थे, उसके जो बोटल्स होते थे, वो उठवा लेते थे कंपनी वाले। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जगह जगह से दुकानों से हर जगह से उठवा के हर जगह चौराहे पे जो कूड़ेदान होता है उसमें वो उसको गिरा डालने लगे। जब भी कस्टमर कोई आदमी कोई गंदगी फेंकने जाता था, देखता था कि बोतल उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो उसके दिमाग में आता था, क्या आता था, कह रहे बहुत लोग पी रहे हैं। दूसरी जगह जाए वहां भी बहुत पड़ा हुआ है, तीसरी जगह जाए वहां भी यही मिल रहा है। फिर आपस में बात आ रही है, उसमें तो इतना पड़ा हुआ है, लोग यही पी रहे हैं, आजकल यही चल रहा है। तो क्या हुआ, करते 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 वो एक फैशन में आ गया और आज के दिन में वो एक इंपॉर्टेंट ब्रांड बन गया उस जगह पे। तो ये यूनिक टेक्निक है सेल्स का। किया आपने कुछ नहीं, ना क्वालिटी चेंज की ना प्राइस चेंज किया। आपने थोड़ा टेक्निक चेंज किया बेचने का, लोगों को बताने का कि हमारा डिमांड कैसे है। हालांकि वो है भी नहीं, आर्टिफिशियली आपने उस चीज को मार्केट में क्रिएट करने की कोशिश किया। और उससे क्या हुआ, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अरे जहां देखो उसी के केल्स ठेके पड़े हुए हैं, जहां देखो उसी के केल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है ये, हम भी पीते हैं। सब पीना पीना शुरू कर दिया, सबने पीना शुरू कर दिया, इस तरीके से उसकी डिमांड शूट अप कर गया। तो ये एक इनोवेशन में इनोवेटिव मेथड है। कभी कभी इनोवेटिव मेथड सेल्स के बैकफायर भी कर जाते हैं। पेप्सी के साथ हुआ ये। उन्होंने जितने प्लेन एरोप्लेन थे कुछ हायर किए और उसको ब्लू कलर करके उन्होंने एडवर्टाइज करने की कोशिश की। इतना ज्यादा वो महंगा पड़ गया कि ऑटोमेटिकली उनको मतलब वो कई साल पीछे चले गए, एक तरीके से कह लीजिए। तो कभी इनोवेशन बैकफायर भी करते हैं, कभी इनोवेशन आपके बहुत प्रोडक्टिव भी साबित होते हैं।
Thus, innovations can be divided into two categories. First type of innovations are those which reduce cost of production. In other words, which change the production function. तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, इस तरह से हो सकता है। दूसरे मेथड से आप ये कर सकते हैं कि आप न्यू मशीन्स को ला सकते हैं, चीपर टेक्निक्स को ला सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन, न्यू सोर्सेज जितने हो सकते हैं। होता है ना, कभी मिस्टर एक्स ने हमें सप्लाई किया, 5 रुपए महंगा दे रहे हैं, मिस्टर वाई 5 रुपए सस्ता दे रहे हैं, हम मिस्टर वाई से ले लेंगे, क्यों हम महंगा लेंगे? तो एक नया मेथड आप वहां पे एम्प्लॉय कर रहे हैं उस चीज को, कह लीजिए कि इनोवेशन एज इनोवेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये पहला टाइप का हो गया। सेकंड टाइप में क्या होता है, आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन द डिमांड और यूटिलिटी फंक्शन, उसको आप चेंज कर रहे हैं। इस कैटेगरी में क्या होता है, आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू वैरायटी लाते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं, सुपीरियर मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट एक्सेट्रा करते हैं। आप इंडिया में बेचते थे या एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका ब्रांड बेच दिखता था, आप अदर मार्केट को भी टच करने लगे, उसके अलावा न्यू कंट्रीज आप मार्केट इंट्रोड्यूस करने लगे। तो इस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगे। ठीक, इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। If an innovation proves successful, this is as it achieves its aim of either reducing the cost of production or enhancing the demand for a product, it will give rise to profit. तो किसी भी एम को आप अचीव कर लीजिए, वो आपके प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। पहले सेल्स आपका 100 था, आप 100 को 120 रुपए के हिसाब से बेचते थे, 20 रुपए को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते 2000 रुपए आपका प्रॉफिट था। पहले आप सेल्स इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, 100 की जगह आप 200 बेचने लगे, 200 का जब 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 होगा। पहले 2000 प्रॉफिट था, 4000 प्रॉफिट हो गया आपका। और इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया था मैंने कि 100 में प्रोड्यूस करके 120 में बेचते थे, अब आप एक 90 का प्रोड्यूस करके 120 में बेचे, 30 रुपए आपका प्रॉफिट वहां पे हो गया। 30 रुपए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 रुपये हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जा रहा है 2000 के कंपेरिजन में। Schumpeter makes a distinction between invention and innovation. अब एक चीज यहाँ पे आ गई, इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों को कई बार कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, मगर शुपिटर ने इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया, डिफरेंस रखा, और ये बताने की कोशिश की इनोवेशन इज बॉट अबाउट मेनली ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि कॉस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ताकि एक प्रॉफिट आप इंक्रीज कर सके। इनोवेशन आर नॉट पॉसिबल फॉर बाय ऑल एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन सबकी बस की चीज नहीं है। ओनली एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर्स कैन इनोवेट। दे आर केपेबल ऑफ टैपिंग न्यू सोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्वेंशन का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है, कोई चीज इजाद करना। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया लाना, क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप मार्केट में ले लीजिए, अभी कैंपा कोला चलिए एग्जांपल ले लीजिए। ठीक, कोल्ड ड्रिंक बिकता है मार्केट में, पेप्सी कंपनी से कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला कंपनी को कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला ये एक कंपनी के हैं, कोको कोला कंपनी, ड्यू, पेप्सी, शायद मिरिंडा या सेवन अप, ये सब एक कंपनी के हैं जो पेप्सी कंपनी के हैं। तो मार्केट में ये सब चीजें अवेलेबल थी। अब आते हैं कैंपा, कैंपा जो लेकर आया वो कोई नई चीज नहीं लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक ऑलरेडी अवेलेबल थी, इन्वेंशन तो कहलाएगी नहीं वो। मगर इनोवेशन वहां पे हुआ क्या, आपका टेक्निक बेचने का, आपने उसको 10 रुपए कैन में कर दिया, 20 रुपए कैन में कर दिया, अब बड़े कैंस में भी कर दिया आपने। ऑप्शन बढ़ गया आपके पास। पहले आप जब पीने जाते थे तो 20 रुपए कम से कम देने पड़ते थे एक छोटे से बोतल के लिए, अब आपके पास 10 रुपए का भी ऑप्शन है। आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, सेकेंड इनोवेशन, लोगों के लिए आसान कर दिया, सस्ता कर दिया। अब पहले 20 रुपए में एक आदमी का सही से नहीं होता था, अब 20 रुपए में 2 आदमी आराम से पी लेंगे आप कैंपा कोला, है कि नहीं है? तो ये इनोवेशन हुआ एक तरीके से। तो इन्होंने एक टेक्निक चेंज किया सेल्स का, जहां पे लोगों को अट्रैक्ट हुए कि हाँ ये हमारे सही है, टेस्ट भी ठीक है, नॉट बैड। हो सकता है अपने अपने टेस्ट है सबके, लेकिन कंपेटिवली अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल क्लास अगर टारगेट हो जाए तो क्या बुरा है। इंडिया में मेजोरिटी कौन है, गरीब और मिडिल क्लास है, रिच क्लास नहीं है। हम जैसे लोग भी अगर हैं तो आपको वहां पे अगर कोई चीज, अगर हमें को कोल्ड ड्रिंक अगर 100 रुपए की मिल रही है और वही कोल्ड ड्रिंक अगर 50 रुपए की मिल जाए तो क्या बुरा है। ठीक है, टेस्ट तीनों वैसा ही है, नॉट वेरी बैड। हो सकता है फ्लेवर्स के हिसाब से अलग अलग टेस्ट वहाँ पे हो, चीजें सही मिल रही है, काम वही हो रहा है हमारा, मेहमान को खिला रहा है, कौन सा हमें क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है चला दो। पहले हम 2 बोतल चलाते थे, 4 बोतल चला देंगे आराम से, लोग भी खुश, कोल्ड ड्रिंक बहुत मिला पीने के लिए, और हम भी खुश कि हमारा पैसा बचा। तो इस टाइप के इनोवेशन को जो है आपको शुभेटर प्रमोट करता है, इन इन्वेंशन की बात नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा परेटो वेलफेयर क्राइटेरिया। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक थ्योरी है, और काफी इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 5-7 मिनट रह गया है, मैं इस थ्योरी को स्टार्ट अभी ना करूँ, नेक्स्ट क्लास जो है कल हमारी, इसमें स्टार्ट करूँ, ताकि इसको एक साथ खत्म किया जा सके। अगर आपको कोई क्वेरी है फिलहाल तो आप पूछिए, देखें।
कुछ आप लोग कितना है आप लोगों के पास, या आप लोग प्रॉब्लम आ रही है? असाइनमेंट्स आप लोगों के आ चुके होंगे उम्मीद है, या असाइनमेंट आप लोगों ने जमा भी कर दिया होगा। असाइनमेंट पे आप लोगों को क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, हर बार ये कहता हूँ, अभी भी ये कहूंगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग उसको अच्छे से तैयार करके अगर दे चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ग्राफ टेबल सब कुछ उसमें अच्छे से आप बनाइए, सब कुछ उसमें परफेक्टली कीजिए। असाइनमेंट इस पर्पज से होता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, आपके लिए एक नोट भी तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको देख देख के बनाना होता है वो चीज। जब आप देख देख के आप अभी बनाते तो हैं। असाइनमेंट नहीं आए हैं। अभी असाइनमेंट नहीं आए आपके? नहीं सर। तो ओके, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही आ जाए असाइनमेंट आपको, क्योंकि आप लोगों का कंटिन्यूशन अभी हुआ है पिछले महीने, मोस्ट प्रोबेबली। सही है, जनवरी में हुआ था शायद आप लोगों का। तो किसी भी दिन इधर आने वाले हफ्ते में आपका असाइनमेंट आ जाएगा। बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को असाइनमेंट के लिए, 15 से 20 दिन होगा। और उसी टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि अपने पोर्टल पे उसको जमा करें। सपोर्ट का हेल्प ना लें, सपोर्ट पे जो बच्चे भेजते हैं उनको बाद में बहुत दिक्कत होती है। और ये बता दूं, एग्जाम आने वाले वक्त में अप्रैल वगैरह में, आपको ईद के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये शुरू हो जाएगा। तो आप मेंटली आप लोग तैयार रहिएगा कि अप्रैल मैक्सिमम मई, वही फर्स्ट वीक, ये एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए। और असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा। पहले बता दे रहा हूँ, कई बच्चे अभी भी चोरी कर रहे हैं असाइनमेंट बनाने में। किसी दोस्त से बनवा लेते हैं, दो लोग मिलकर बना देते हैं। ऐसे बच्चे फेल हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में खासतौर से मेरे पेपर में तो फेल हुए हैं, क्योंकि वो पकड़ा जाता है असाइनमेंट में हैंड राइटिंग अलग, एग्जाम में हैंड राइटिंग अलग। इन सब चीजों का बेसिक चीजें हैं, ख्याल रखिए। एडमिशन आपका है, पढ़ना आपको है, नॉलेज आपको लेनी है, इसलिए काम भी आप ही को करना पड़ेगा। कोई आपके बदले में काम नहीं करेगा। ठीक है, इन सब चीजों को ख्याल रखिएगा। बाकी हम, नहीं होगा तो कल देखते हैं, कल बाकी चीजों पे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट 4 मिनट पहले। बाकी हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।